Hello everyone, I welcome you in this unique video series on Lean Six Sigma Black Belt Free course, which also includes Six Sigma Green Belt and Six Sigma Yellow Belt course. Yes, it's absolutely free. Language of this video will be English. That means everything will be in English, but for the benefit of my larger audience, some part will be also translated in Hindi. And the good news is the topics which are being displayed on your screen has been already covered in our previous modules. लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट के फ्री कोर्स की इस अनूठी वीडियो सीरीज जिसमें सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का कोर्स भी शामिल है, में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। अच्छी खबर यह है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए सभी टॉपिक्स को पिछले मॉड्यूल्स में कवर किया जा चुका है। सभी मॉड्यूल्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ माय ऑडियंस, अ शॉर्ट ब्रीफ about the benefit of this course and how you can obtain Six Sigma or Lean Six Sigma certificate through us is displayed at the end of this video. मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए इस कोर्स के बेनिफिट्स और आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी संक्षिप्त रूप में मैंने इस वीडियो के अंत में दी हुई है। तो चलिए इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। So let's begin this module. I will start this module with an important note. मैं इस मॉड्यूल की शुरुआत एक महत्वपूर्ण नोट से करना चाहूँगा। In our module on histogram, we have discussed that the capability is the ability of a process to meet the specification of a particular parameter. हमने अपने मॉड्यूल हिस्टोग्राम में ये डिस्कस किया था कि कैपेबिलिटी प्रोसेस द्वारा किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के स्पेसिफिकेशन को मीट करने की क्षमता को कहते हैं। हिस्टोग्राम इज वन ऑफ द पावरफुल एंड द बेस्ट टूल which gives the macro view, that is helicopter view, about the ability of the process to meet specification of a variable parameter, and if process is not capable, it gives vital clues about the possible actions to make this process capable, that is improving its precision and or improving its accuracy, that is central tendency. हिस्टोग्राम एक बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि प्रोसेस द्वारा स्पेसिफिकेशन को मीट करने की एबिलिटी के बारे में ना सिर्फ मैक्रो व्यू देता है, यानी कि हेलीकॉप्टर व्यू देता है, बल्कि अगर प्रोसेस कैपेबल नहीं है तो वो उसको ठीक करने के वाइटल क्लू भी देता है। और वो वाइटल क्लू ये हो सकते हैं कि हमें प्रिसीशन पे काम करना है या एक्यूरेसी पे काम करना है या दोनों पर काम करना है। बट कैपेबिलिटी इज अ प्रेडिक्शन और एस्टिमेट। सच एन एस्टिमेट इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन द प्रोसेस कैन मीट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दैट पैरामीटर नॉट ओनली वंस बट consistently over a period of time frame. That means process must be stable also. Stable means process have only common causes. But capability तो एक prediction या estimate ही होती है, और ये estimate तभी meaningful है जब process उस पैरामीटर की स्पेसिफिकेशन को ना सिर्फ एक बार मीट कर पाए बल्कि कंसिस्टेंटली एक टाइम फ्रेम के अंदर मीट कर पाए। इसका मतलब प्रोसेस का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबल प्रोसेस का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें सिर्फ कॉमन कॉज रहते हैं और कोई असाइनेबल कॉज नहीं होता है। इन ए लेमन्स लैंग्वेज, स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस टू गिव रिपीटेबल आउटपुट विद इन अ रेंज। वाई रेंज? बिकॉज वेरिएशन कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो स्टेबिलिटी एक रेंज के अंदर प्रोसेस की रिपीटेबल आउटपुट देने की क्षमता को कहते हैं। और रेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि वेरिएशन जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर ट्रेन नंबर ए विच अराइव्स लेट ऑलमोस्ट डेली बाय 2 hours ±30 minutes is an example of stable but not capable process. And on the other hand, train number B which arrives in time almost daily is an example of stable and capable process. In both the cases,
The output is repeatable, hence we can predict about their arrival time of the next day within a estimated range. मान लीजिए एक ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर ए है, जो कि रोजाना ही करीब 2 घंटा प्लस माइनस 30 मिनट की देरी से आती है, तो ये एक स्टेबल बट नॉट केपेबल प्रोसेस का उदाहरण है। दूसरी तरफ एक ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर बी है, जो कि रोजाना ही टाइम पर आती है, तो वो एक स्टेबल और केपेबल प्रोसेस का उदाहरण है। क्योंकि दोनों के केस में ही, चाहे वो ट्रेन नंबर ए हो या ट्रेन नंबर बी हो, आउटपुट रिपीटेबल है और अगले दिन ये ट्रेन कितने बजे आएगी या पहुंचेगी उसका अनुमान एक रेंज के अंदर लगाया जा सकता है। सो इन शॉर्ट, स्टेबल प्रोसेस डज नॉट मीन अ कैपेबल प्रोसेस. It may or may not be capable. Stable process only indicates that the same process has the ability to repeat within a range. Here, train A is stably late and train B is stably in time. तो संक्षेप में स्टेबल प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि ये एक केपेबल प्रोसेस भी है। ये केपेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्टेबल प्रोसेस का मतलब ये है कि उस प्रोसेस की एक रेंज के अंदर रिपीट करने की एबिलिटी है या क्षमता है। इस उदाहरण में ट्रेन ए जो है वो स्टेबली लेट हुए और ट्रेन बी जो है वो स्टेबली इन टाइम है। वाई स्टेबिलिटी स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ट्रेन नंबर ए इज स्टेबली लेट almost daily by 2 hours plus minus 30 minutes, the actions to make it capable is very easy for those who are process designers of the timing of the train. But at the same time, it is very difficult for those whose job is to only monitor the timings of the train. Stability studies क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि अगर ट्रेन A करीब करीब रोज ही 2 घंटा प्लस माइनस 30 मिनट से स्टेबली लेट होती है, तो इस ट्रेन को वो लोग कैपेबल बना सकते हैं जो इसकी टाइमिंग के प्रोसेस डिज़ाइनर्स हैं। बट दूसरी तरफ इस ट्रेन को कैपेबल बनाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जिनका काम सिर्फ ट्रेन की टाइमिंग को मॉनिटर करना है। In our module on histogram, we have also discussed that if assignable cause comes into the system, the same process behaves drastically different at the timing of that particular event, and the capability estimates based on past stability will no longer be valid at the time of that event. हमने हिस्टोग्राम मॉड्यूल में ये भी डिस्कस किया था कि अगर असाइनेबल कॉज सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो उस वक्त पर वही सेम प्रोसेस एंटायरली डिफरेंट बिहेव करता है, और जो पास्ट स्टेबिलिटी के बेस पर हमने कैपेबिलिटी के एस्टीमेट्स निकाले थे वो असाइनेबल कॉजेस के इवेंट के दौरान वैलिड नहीं रहते हैं। इन शॉर्ट, अगर असाइनेबल कॉज सिस्टम में आते हैं तो वही प्रोसेस डिफरेंट रिजल्ट्स देता है या दे सकता है। इन शॉर्ट, इफ असाइनेबल कॉजेस कम्स इनटू द सिस्टम, द सेम प्रोसेस विल गिव different results. So, a stable process will become unstable if assignable causes comes into the system. तो अगर assignable cause system में आ जाते हैं तो stable process unstable बन जाता है। For example, VVIP movement in train A on a particular day, which is an assignable cause, might become a reason for its timely arrival on that day. And the engine failure of train B on a particular day, which is an assignable cause for train B, might result in its late arrival on that day. It is important to note that the assignable cause does not happen frequently and it can be even favorable also. उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पर्टिकुलर दिन पर ट्रेन नंबर ए में VVIP मूवमेंट हो जाता है जो कि एक असाइनेबल कॉज है, तो वो उस पर्टिकुलर दिन उस ट्रेन के टाइम पर पहुंचने का कारण बन सकता है। और इसी तरह मान लीजिए किसी पर्टिकुलर दिन ट्रेन बी में इंजन फेलियर हो जाता है जो कि एक असाइनेबल कॉज ट्रेन बी के लिए होगा, वो ट्रेन बी का उस दिन लेट अराइवल का रीज़न हो सकता है। यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि असाइनेबल कॉज फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं और ये फेवरेबल भी हो सकते हैं।
Though histogram is a very powerful tool to visualize the health of the process so as to make it capable, but it has two major limitations, and these limitations can be overcome by using control chart along with histogram. हालांकि हिस्टोग्राम प्रोसेस की हेल्थ को बताने का एक बहुत ही पावरफुल विजुअल टूल है ताकि प्रोसेस को कैपेबल कैसे बनाया जा सके, पर हिस्टोग्राम की दो लिमिटेशंस हैं जो कि कंट्रोल चार्ट के द्वारा ओवरकम की जा सकती है. The first limitation of histogram is that it is an static activity. Histogram is not made day in day out, but control chart can be even made hourly. तो हिस्टोग्राम की जो पहली लिमिटेशन ये है कि वो एक स्टैटिक एक्टिविटी है. हिस्टोग्राम को रोजाना नहीं बनाया जाता, जबकि कंट्रोल चार्ट को 1 घंटे के इंटरवल पे भी बनाया जा सकता है. The second limitation of histogram is that it cannot give timely alarm about the assignable causes. And on the other hand, control chart can give us the timely alarm about the assignable causes. हिस्टोग्राम की जो दूसरी लिमिटेशन है वो ये है कि हिस्टोग्राम असाइनेबल कॉज के बारे में टाइमली अलार्म नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ कंट्रोल चार्ट हमें असाइनेबल कॉजेस के बारे में टाइमली अलार्म देते हैं. इन शॉर्ट, हिस्टोग्राम कैन हेल्प अस to ensure capability one time, but cannot ensure that the same capability will be continued in future because it does not detect and raise alarm about the assignable cause on a dynamic basis. संक्षेप में हिस्टोग्राम वन टाइम कैपेबिलिटी को तो इंश्योर कर सकता है, बट क्या वो कैपेबिलिटी फ्यूचर में भी जारी रहेगी उसको हिस्टोग्राम इंश्योर नहीं कर सकता है, क्योंकि डायनेमिक बेसिस पर असाइनेबल कॉजेस की जानकारी और उनका अलार्म हिस्टोग्राम नहीं दे पाता है. दिस इज व्हाट आई जनरली रिकमेंड टू माय क्लाइंट्स, दैट इफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल पैरामीटर is a key CTQ parameter also, where Poka-Yoke is not possible or not feasible for its generation, use histogram and control chart both. Histogram for macro control and control chart for micro control. मैं अपने क्लाइंट्स को अधिकतर ये सलाह देता हूँ कि अगर कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल पैरामीटर है जो कि CTQ पैरामीटर भी है और उस पर उसकी जनरेशन के लिए पोका-योके करना असंभव है या फिजिबल नहीं है, तो वहाँ पर कंट्रोल चार्ट और हिस्टोग्राम दोनों को लगाना चाहिए. हिस्टोग्राम मैक्रो कंट्रोल के लिए और कंट्रोल चार्ट माइक्रो कंट्रोल के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड दीज हैवी कंसेप्ट्स एंड टर्म्स इन अ सिंपल लैंग्वेज. चलिए अब इन भारी भारी टर्म्स और भारी भारी कंसेप्ट्स को एक सरल भाषा में समझते हैं. सपोज अ कंपनी और ऑफिस पॉलिसी wants its employees to report to the office at 9 a.m. plus minus 15 minutes every day except on holidays, leave and on official duty. मान लीजिए एक ऑफिस या कंपनी है जिसमें सुबह ऑफिस आने का टाइम 9 बजे प्लस माइनस 15 मिनट का है. स्पेसिफिकेशन हियर आर 9 a.m. plus minus 15 minutes. Can we change it? No, we can't, because specifications can be only changed by designers or process owners. तो इस केस में स्पेसिफिकेशन क्या हुई? 9 बजे प्लस माइनस 15 मिनट. क्या हम स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन या तो डिज़ाइनर चेंज कर सकते हैं या प्रोसेस ओनर ही चेंज कर सकते हैं. दिस ऑफिस रिकॉर्ड्स इनकमिंग टाइम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ थ्रू अ वेल डिजाइन्ड एंड रिलायबल टाइम पंच सिस्टम which has a least count of 1 second. ये ऑफिस एक वेल डिज़ाइंड और रिलायबल टाइम पंच सिस्टम से सभी एम्प्लॉय के ऑफिस आने का टाइम रिकॉर्ड करता है, और ये जो टाइम पंच सिस्टम है उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड का है. लेट्स सपोज एन एम्प्लॉय कैन नॉट पंच बिफोर 8:45 AM even if he or she arrives early. मान लीजिए जो सिस्टम उन्होंने लगाया है वो इस प्रकार का है कि अगर कोई एम्प्लॉय 8:45 से पहले आ जाता है तो भी वो 8:45 से पहले का पंच नहीं कर पाएगा.
Last 2 months data of 50 working days indicates that employee A was late on 12 days. So the percentage rejection is 12 out of 50 days is equal to 24% or 240,000 ppm. It means employee A is not capable to meet the specifications in present scenario. लास्ट 2 महीने का यानी 50 वर्किंग डेट का डाटा ये इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉय ए 12 दिन देरी से ऑफिस पहुंचा, तो उसका परसेंटेज रिजेक्शन हुआ 24% या 2,40,000 ppm. इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट सिनेरियो में एम्प्लॉय ए स्पेसिफिकेशन को मीट करने की क्षमता नहीं रखता है, यानी कैपेबल नहीं है. टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन बेटर, एम्प्लॉय ए made a histogram of these 50 days and find it double peaked histogram as shown on your screen. तो एम्प्लॉय ए ने वेरिएशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हिस्टोग्राम बनाया और ये पाया कि वो डबल पीक्ड निकल कर आया, यानी कि बाई मॉडल हिस्टोग्राम बना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैंने प्रदर्शित किया है. दिस डबल पीक्ड हिस्टोग्राम gave a hint to employee A that there are two processes which he or she was probably following to come to the office, and process A is better to meet the specifications. डबल पीक्ड हिस्टोग्राम ने एम्प्लॉय ए को एक हिंट दे दिया कि वो ऑफिस आने के लिए मोस्ट प्रॉबेबली 2 प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और उसमें से प्रोसेस ए जो है वो बेटर है. एंड प्रोसेस ए विच ही फाउंड आउट और शी फाउंड आउट इज यूजिंग मेट्रो एंड प्रोसेस बी इज कारपूलिंग. जब उसने एनालाइज किया तो ये पाया कि प्रोसेस ए वो है जब वो मेट्रो से ऑफिस आता है या आती है, और प्रोसेस बी वो है जब वो कारपूलिंग करता है. सो द हिस्टोग्राम gave a macro view about the process and helped the employee to find the broad cause or macro cause so as to meet the specifications. Means how to become capable. तो हिस्टोग्राम ने प्रोसेस का मैक्रो व्यू दिया उस एम्प्लॉय को और उस एम्प्लॉय को मैक्रो कॉज यानी ब्रॉड कॉज को फाइंड आउट करने में मदद की ताकि वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर पाए, मतलब कि प्रोसेस को कैसे कैपेबल बनाया जाए. तो फाइनली दिस एम्प्लॉय डिसाइडेड टू कम्यूट टू द ऑफिस बाय मेट्रो एंड डिसाइडेड नॉट टू पूल इफ he or she has to commute to the office by own transport, that is by road. तो इस एम्प्लॉय ने डिसाइड किया कि वो ऑफिस मेट्रो से कम्यूट करेगा और अगर उसको बाई रोड अपने ट्रांसपोर्ट से आना पड़ा तो वो कार पुलिंग नहीं करेगा. दिस हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन टेकन बाय दिस एम्प्लॉय. ये हिस्टोग्राम उस एम्प्लॉय के एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है. इज ही और शी कैपेबल नाउ? क्या वो एम्प्लॉय अब कैपेबल है? यस, दिस एम्प्लॉय इज कैपेबल नाउ, बट द चैलेंज इज टू मेंटेन दिस कैपेबिलिटी ओवर द होल ईयर. मीन्स रेनी सीजन, फेस्टिव सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस, ये हिस्टोग्राम बताता है कि ये एम्प्लॉय अब कैपेबल है, बट चैलेंज ये है कि क्या ये कैपेबिलिटी वो पूरे साल मेंटेन कर पाएगा या कर पाएगी. और इस पूरे साल में रेनी सीजन भी आएंगे और फेस्टिव सीजन भी आएंगे. एंड टू मेंटेन दिस कैपेबिलिटी इन लॉन्ग रन ओवर द होल ईयर, दिस प्रोसेस मस्ट बी स्टेबल. एंड हाउ टू इंश्योर स्टेबिलिटी? दैट इज यूजिंग कंट्रोल चार्ट. तो इस कैपेबिलिटी को अगर पूरे साल बरकरार रखना है और लंबे पीरियड तक बरकरार रखना है तो इस प्रोसेस को स्टेबल रहना होगा और स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कंट्रोल चार्ट यूज़ करना होगा. लेट मी नाउ ट्रांसफॉर्म दिस एग्जांपल विद अ टेक्निकल एग्जांपल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मैं अब इसी उदाहरण को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के टेक्निकल एग्जांपल से बदल देता हूँ. सपोज इन दिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की CTQ, continuous variable parameter, in product A is diameter 20 plus minus 0.2 mm. That means lower specification limit LSL is 19.8 mm
and upper specification limit, that is USL, is 20.2 mm. After drawing the histogram which is displayed on your screen, it highlighted the issues with this process. जब इस प्रोसेस का हिस्टोग्राम बनाया गया जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है, तो इसके महत्वपूर्ण मैक्रो इश्यूज निकल कर आए. And the macro issue with this process is that its spread is very high और the precision is very low. और वो मैक्रो इशू ये है कि इस प्रोसेस का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है या इस प्रोसेस की प्रिसिशन बहुत कम है. मैक्सिमम स्प्रेड रिक्वायर्ड इज 20 प्लस माइनस 0.2 mm, मीन्स 0.4 mm, बट द एक्चुअल वेरिएशन इज फ्रॉम 19.7 to 20.4 mm, मीन्स 0.7 mm. स्प्रेड जो मैक्सिमम चाहिए वो है 20 प्लस माइनस 0.2 यानी कि 0.4 mm, और जो एक्चुअल स्प्रेड इस प्रोसेस का है वो है 19.7 से लेकर 20.4 mm यानी कि 0.7 mm. Based on the technical knowledge, spindle runout and vibrations in the machine were reduced and controlled. तो टेक्निकल नॉलेज के आधार पर इस कंपनी ने इस मशीन का स्पिंडल रनआउट और वाइब्रेशंस को कम किया और उनको कंट्रोल किया. द हिस्टोग्राम आफ्टर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द प्रोसेस इज कैपेबल नाउ एंड वेरी मच कैपेबल. तो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के बाद का जो हिस्टोग्राम मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अब प्रोसेस काफ़ी कैपेबल है. एंड नाउ व्हाट इज़ अवर एक्सपेक्टेशन आफ्टर दिस हार्ड वर्क, मीन्स आफ्टर मेकिंग द प्रोसेस कैपेबल. तो अब हमारी इतनी हार्ड वर्क के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है? हार्ड वर्क का मतलब कि प्रोसेस को कैपेबल बनाने के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है? The first expectation is that the improved process, that is green disk, should now remain stable. That is, process should give almost the same results in future. पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो ये इम्प्रूव्ड प्रोसेस है यानी कि जो ग्रीन डिस्क है अब ये स्टेबल रहे और फ्यूचर में भी ये प्रोसेस सेम रिजल्ट्स दे. सेकेंड एक्सपेक्टेशन इज if there is any assignable cause, we should get timely alarm or hint so that we can correct our process in time. दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सिस्टम में अगर कोई असाइनेबल कॉज आता है तो उसका हमें टाइमली अलार्म या हिंट मिल जाए ताकि हम अपने प्रोसेस को टाइमली करेक्ट कर सकें. एंड द थर्ड एक्सपेक्टेशन इज वी शुड ऑल्सो गेट द हिंट वाई assignable cause has come into the system so as to take timely corrective actions to avoid repetition of the same assignable cause which is not good for the process. और तीसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर कोई असाइनेबल कॉज सिस्टम में आ जाती है तो हमें उसके कॉज का हिंट मिल जाए ताकि हम उस असाइनेबल कॉज के रिपीटेशन को रोकने के लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस ले पाए. And all these expectations can be met if we put a dynamic control in the form of control chart, let's say X bar R control chart, to ensure the stability of the improved process. और ये सभी एक्सपेक्टेशन को हम मीट कर सकते हैं अगर हम इस इम्प्रूव्ड प्रोसेस की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक डायनेमिक कंट्रोल के रूप में कंट्रोल चार्ट का प्रयोग करें. और ये कंट्रोल चार्ट X bar R कंट्रोल चार्ट भी हो सकता है. In a simple or layman's language, control chart is like creating a dotted green path inside the specification limit path. Means if the specification limit is like this, the dotted green path is like this for regular monitoring which acts as dynamic control. तो सरल भाषा में कहें तो कंट्रोल चार्ट या कंट्रोल लिमिट एक ऐसा ग्रीन डॉटेड लाइन का पाथ है जो कि स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर है, जो कि प्रोसेस की रेगुलर मॉनिटरिंग और उसके डायनेमिक कंट्रोल में हमारी मदद करता है. एंड इफ द पाथ ऑफ कंट्रोल लिमिट इज वेल विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट, कंट्रोल लिमिट्स वर्क एज अलार्म बिफोर प्रोसेस क्रॉसिंग द स्पेसिफिकेशन लिमिट्स. और अगर कंट्रोल लिमिट्स स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर आ जाती हैं तो वो प्रोसेस के स्पेसिफिकेशन लिमिट के बाहर जाने से पहले ही अलार्म दे देती है.
Finally, the control charts are handed over to operators or user to record the performance of the process but without specifying the specification limit. Means only control limits are specified in a control chart, not the specification limit. फाइनली प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रोल चार्ट को कंट्रोल लिमिट लगाकर ऑपरेटर को हैंड ओवर कर दिया जाता है या यूज़र को हैंड ओवर कर दिया जाता है. बट जब हम कंट्रोल चार्ट की कंट्रोल लिमिट देते हैं तो साथ में स्पेसिफिकेशन लिमिट नहीं लगाई जाती, सिर्फ कंट्रोल लिमिट ही लगाई जाती हैं. द जॉब ऑफ द ऑपरेटर और द यूज़र इज़ टू हाईलाइट आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स and specific trend or run of points. We will discuss this very soon in this video. अब ऑपरेटर या यूज़र का काम ये है कि अगर उसको कोई आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट मिलता है या कोई स्पेसिफिक रन मिलता है या स्पेसिफिक ट्रेंड मिलता है तो उसको हाईलाइट करे. आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट क्या होता है, रन क्या होता है, we will discuss it very soon in this video. There are three important things in any control chart. किसी भी कंट्रोल चार्ट में तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस प्रकार है. फर्स्ट, कंट्रोल चार्ट इज नॉट अ रन चार्ट बिकॉज कंट्रोल चार्ट हैज़ कंट्रोल लिमिट्स. पहली बात तो ये है कि कंट्रोल चार्ट एक रन चार्ट नहीं होता क्योंकि कंट्रोल चार्ट में कंट्रोल लिमिट्स होती हैं जो कि रन चार्ट में नहीं होती. सेकेंड थिंग इज control limits are not forced limits. They are calculated based on voice of the process. दूसरी बात ये है कि कंट्रोल लिमिट्स फोर्स लिमिट नहीं होती, वो वॉइस ऑफ प्रोसेस के बेस पर कैलकुलेट की जाती हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द टाइमिंग ऑफ डायनेमिक कंट्रोल will depend on our requirement, what we want to study and control, and on the process. It can be hourly, 2 hourly, 4 hourly, batch wise, shift wise, day wise, month wise, week wise, year wise, etc. etc. तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डायनेमिक कंट्रोल का टाइमिंग है वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है या प्रोसेस पर डिपेंड करता है. और ये टाइमिंग आवरली हो सकता है, 2 आवरली हो सकता है, 4 आवरली हो सकता है, शिफ्ट वाइज हो सकता है, बैच वाइज हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है. Will you hand over this process to the operator whose job is not to investigate the causes but only to produce within the given control limits and raise alarm? No, never. Why? Because in this case, control limits are outside the specification limits. क्या आप इस प्रोसेस को उस ऑपरेटर को हैंड ओवर करेंगे जिसका जॉब कॉजेस को एनालाइज करना नहीं है बल्कि जो कंट्रोल लिमिट उसको दी गई हैं उसमें पार्ट्स को प्रोड्यूस करना है और अलार्म को रेस करना है? नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस केस में कंट्रोल लिमिट्स जो है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट के बाहर आई हैं. सो द इशू विद दीज कंट्रोल लिमिट्स आर दैट वी आर आस्किंग द ऑपरेटर टू मेंटेन अ प्रोसेस विच इज ऑलरेडी शूटिंग आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन डिस्क. तो इन कंट्रोल लिमिट में इशू क्या है कि हम ऑपरेटर को वो प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं जिसमें प्रोसेस स्पेसिफिकेशन डिस्क के बाहर शूट कर रहा है. सो द समरी सो फार इज, तो अभी तक की समरी इस प्रकार है. कंट्रोल लिमिट्स आर द वॉइस ऑफ द प्रोसेस एंड डिपेंड्स ऑन द करंट प्रोसेस. कंट्रोल लिमिट जो हैं वो वॉइस ऑफ प्रोसेस होती हैं और अभी के प्रोसेस पर डिपेंड करती हैं. इफ़ आवर प्रोसेस इज ऑलरेडी गुड, that is able to meet the specifications, control limit will come good and vice versa. What is good? Please refer to the previous slides. अगर हमारा प्रोसेस ऑलरेडी अच्छा है यानी कि स्पेसिफिकेशन को मीट करने की क्षमता रखता है तो कंट्रोल लिमिट अच्छी आएंगी और अगर अच्छा नहीं है तो कंट्रोल लिमिट अच्छी नहीं आएंगी. अच्छे की क्या डेफिनेशन है उसके लिए आप पहले की स्लाइड्स को देख सकते हैं. One of the important purpose of control chart in business organizations is to ensure stability if the process is capable. Business organization में control chart का एक महत्वपूर्ण पर्पस ये है कि अगर प्रोसेस कैपेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके.
That means that the capable process should repeat itself within a range of control limit. And if some assignable cause arrives in the system, control chart should raise the alarm in a specified time. इसका मतलब ये है कि कैपेबल प्रोसेस कंट्रोल लिमिट की रेंज के अंदर अपने आप को रिपीट कर सके, और अगर सिस्टम में कोई असाइनेबल कॉज आ जाए तो कंट्रोल चार्ट एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अलार्म को रेज कर सके. And the third important learning is that the main goal of control chart is stability, not the capability. This we will understand in the later part of this video. और तीसरी लर्निंग हमारी ये है कि कंट्रोल चार्ट का जो मेन एम है वो स्टेबिलिटी है, ना कि कैपेबिलिटी है. इसको हम वीडियो के अगले भाग में समझेंगे और सीखेंगे. The next thing which we have learned that if we are using a control chart for the dynamic control of an established acceptable process, we will only ask the operator or user to fill control chart once we, that is the process owners, have ensured the stability and capability of the process ourselves. और अगर हम कंट्रोल चार्ट का उपयोग एक ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड एक्सेप्टेबल प्रोसेस के डायनेमिक कंट्रोल के लिए कर रहे हैं तो हम ऑपरेटर को कंट्रोल चार्ट भरने के लिए तभी कहेंगे जब हम यानी कि प्रोसेस ओनर उस प्रोसेस की कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी को खुद से इंश्योर कर चुके हैं. इट मीन्स दैट वी विल हैंड ओवर द प्रोसेस टू द ऑपरेटर एंड यूजर्स ओनली व्हेन द कंट्रोल लिमिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोसेस आर गुड. इसका मतलब हम ऑपरेटर और यूज़र को उस प्रोसेस को तभी हैंड ओवर करेंगे जब उस प्रोसेस से अच्छी कंट्रोल लिमिट निकल कर आएंगी, और वो तभी आएंगी जब प्रोसेस ठीक होगा. और प्रोसेस कौन ठीक करेंगे? हम लोग. एंड द लास्ट थिंग विच वी हैव लर्न टिल नाउ दैट हिस्टोग्राम कैन हेल्प अस इन मैक्रो एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस vis-a-vis its capability. Control chart, if used for capability studies, help us in microanalysis and analysis of assignable cause in capability related issues. और लास्ट बात हमने ये सीखी कि हिस्टोग्राम जो है वो प्रोसेस की एनालिसिस में मैक्रो व्यू देता है ताकि हम उसको कैपेबल कैसे बना सकें. और अगर कंट्रोल चार्ट को हम कैपेबिलिटी स्टडी में यूज़ करते हैं तो वो हमें माइक्रो एनालिसिस में मदद करता है और असाइनेबल कॉज के आने पर अलार्म देता है या उसको एनालाइज करने में हमारी मदद करता है. आई होप यू रिमेंबर दैट द कंट्रोल लिमिट्स आर नॉट द फोर्स्ड लिमिट्स बट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रनिंग प्रोसेस. वी कैन नॉट आस्क द ऑपरेटर टू कंट्रोल the parameter within 20 plus minus 0.15 mm if our control limits of the running process comes out to be 20 plus minus 0.25. We cannot tell a finance person to clear the invoices within 5 days if the current control limit of the running process is 10 days. मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी याद रहेगा कि कंट्रोल लिमिट्स जो निकाली जाती हैं कंट्रोल चार्ट में वो फोर्स नहीं होती बल्कि रनिंग प्रोसेस के आधार पर निकाली जाती हैं. हम ऑपरेटर्स को प्रोसेस का पैरामीटर 20 प्लस माइनस 0.15 के अंदर कंट्रोल करने के लिए नहीं कह सकते अगर उस प्रोसेस की कंट्रोल लिमिट 20 प्लस माइनस 0.25 निकल कर आते हैं. ऐसे ही हम एक फाइनेंस गाय को इनवॉइस क्लियर करने के लिए 5 दिन के अंदर नहीं कह सकते अगर हमारे करंट प्रोसेस की कंट्रोल लिमिट 10 दिन निकल कर आती हैं. इट्स टाइम नाउ टू लर्न कंट्रोल चार्ट इन डेप्थ एंड डिटेल. तो अब समय आ गया है कंट्रोल चार्ट को विस्तार पूर्वक और गहराई से समझने का. कंट्रोल चार्ट्स वर डेवलप्ड बाय शीवर्ट इन 1924 व्हाइल वर्किंग एट बेल लैबोरेटरीज. कंट्रोल चार्ट को शीवर्ट ने 1924 में दिया था जब वो बेल लैबोरेटरीज में काम कर रहे थे. कंट्रोल चार्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. One is variable control chart and second is attribute control chart. कंट्रोल चार्ट दो प्रकार के होते हैं, एक है वेरिएबल कंट्रोल चार्ट और एक है एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट. वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स आर X बार R चार्ट
or mean range chart, XMR chart, that means individual reading moving range chart, and X bar S chart means mean and standard deviation chart. Attribute charts are P chart, which tracks percentage defective, NP charts, which tracks number of defectives, C chart, which tracks number of defects, and U chart, which tracks number of defect per unit or defect per unit. Before I start explaining the variable control chart, it's important to inform you that I don't implement any attribute control chart at my client's place, and hence I will not explain about how to calculate their control limits and how to plot them. इससे पहले कि मैं आपके साथ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट की चर्चा करूं, ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कोई भी एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट को अपने किसी भी क्लाइंट के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। इसलिए एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट की कंट्रोल लिमिट कैसे निकाली जाती है और इसको कैसे प्लॉट किया जाता है, उसको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। प्लीज़ गिव मी सम टाइम to give a logical reasoning why attribute control charts are not recommended by me in any Six Sigma initiative. Why I need this time? Because you will appreciate this logical reasoning only after going through the X bar, R and XMR control charts. लेकिन एट्रीब्यूट चार्ट्स को रिकमेंड ना करने के पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिकल रीजनिंग है, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक्स बार आर चार्ट और एक्स एम आर चार्ट के बारे में बता चुका होऊंगा। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग एक्स बार आर कंट्रोल चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ले रहा हूँ एक्स बार आर कंट्रोल चार्ट। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल कंट्रोल चार्ट बट डबल कंट्रोल चार्ट in a single piece of paper or single sheet of paper, one for X bar, that is mean, and another for R, that is range. X bar R chart का नाम ही आपके सामने ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक कंट्रोल चार्ट नहीं है बल्कि दो कंट्रोल चार्ट हैं जो कि एक ही शीट ऑफ पेपर में बनाए जाते हैं, एक X बार यानी मीन के लिए और दूसरा R यानी रेंज के लिए। हमें कंट्रोल चार्ट में दो कंट्रोल चार्ट की क्या ज़रूरत है, ख़ासतौर से वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में। वाई वी नीड टू कंट्रोल चार्ट्स इंस्टेड ऑफ वन इन स्पेशली वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स, बी इट एक्स बार आर चार्ट और एक्स एम आर चार्ट और एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। वी नीड बोथ ऑफ देम बिकॉज देयर पर्पस इज डिफरेंट। हमें ये दोनों चार्ट इसलिए चाहिए क्योंकि दोनों का पर्पस डिफरेंट है। पर्पस ऑफ एक्स बार चार्ट इज टू कंट्रोल द सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसेस, एंड द पर्पस ऑफ आर चार्ट इज टू कंट्रोल द प्रिसीशन, दैट इज स्प्रेड ऑफ द प्रोसेस। एंड फॉर प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन आर इम्पॉर्टेंट। हमें दोनों कंट्रोल चार्ट इसलिए चाहिए क्योंकि दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। जो पर्पस एक्स बार चार्ट का है वो है प्रोसेस की सेंट्रल टेंडेंसी यानी एक्यूरेसी को कंट्रोल करना, और जो आर चार्ट का पर्पस है वो है प्रोसेस की प्रिसीशन यानी स्प्रेड को कंट्रोल करना। और प्रोसेस कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए हमें एक्यूरेसी और प्रिसीशन दोनों की आवश्यकता होती है। So let us understand how to make X bar R control chart. तो समझते हैं कि X bar R control chart को कैसे बनाया जाता है। तो first step is select a key CTQ, product or process parameter which must be continuous variable. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें प्रोडक्ट या प्रोसेस का एक CTQ पैरामीटर लेना है जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल पैरामीटर होना चाहिए। Then select a instrument with minimum least count of 1/10 of the tolerance and conduct MSA studies. अब आपको क्या करना है, एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा लेना है जिसका लीस्ट काउंट टॉलरेंस का 1/10 मिनिमम हो और MSA स्टडीज़ को कंडक्ट करना है।
We will discuss about the attribute and variable MSA studies, that is measurement system analysis studies, in one of our future modules of our free Six Sigma Black Belt YouTube video series. एट्रीब्यूट और वेरिएबल MSA यानी मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की विस्तार पूर्वक चर्चा हम सिक्स सिग्मा यूट्यूब ब्लैक बेल्ट वीडियो सीरीज के भविष्य में आने वाले मॉड्यूल में जरूर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आवर की CTQ पैरामीटर इज डायमीटर 20 ± 0.2 mm फॉर प्रोडक्ट ए. उदाहरण के लिए हमारा जो की CTQ पैरामीटर है वो प्रोडक्ट ए का डायमीटर है जो कि है 20 ± 0.2 mm. So the tolerance is 0.4 mm. Hence the instrument must have minimum least count of 0.4 mm, that is tolerance, divided by 10 is equal to 0.04 mm. क्योंकि इस पैरामीटर की टॉलरेंस है 0.4 mm, तो इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 0.4 mm divided by 10 is equal to 0.04 mm. We have selected a digital micrometer. हमने इस पैरामीटर को मेज़र करने के लिए एक डिजिटल माइक्रोमीटर लिया जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm. उसका कैलिब्रेशन इंश्योर किया, MSA स्टडीज कंडक्ट की, इंश्योर्ड इट्स कैलिब्रेशन, एंड एज पर आवर MSA स्टडीज bias is statistically 0, GRR is 11%, and NDC is 8.5. All these will be explained in our future MSA module. ये सभी टर्म्स को मैं भविष्य में आने वाले MSA मॉड्यूल में जरूर डिस्कस करूँगा. थर्ड स्टेप इज टू मेक अ डाटा कलेक्शन टेबल, सैम्पल ऑफ विच हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन. तीसरा स्टेप ये है कि आप एक डाटा कलेक्शन टेबल बनाएंगे जिसका सैंपल मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है. डिसाइड द टाइम इंटरवल्स, दैट इज T1, T2, T3 सो ऑन, एंड डिसाइड द सैंपल साइज, दैट इज X1, X2, X3 सो ऑन. फिर आप टाइम इंटरवल डिसाइड करेंगे जो कि T1, T2, T3 से मैंने प्रदर्शित किया है, और सैंपल साइज लेंगे वो है X1, X2 इत्यादि इत्यादि. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक 5 सैंपल्स. Samples can be minimum 2 and maximum 9. This we will discuss in the later part of this video. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सैंपल 5 लें, सैंपल 2 से लेकर 9 हो सकते हैं. इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे. But since we have to calculate mean and range at each time interval, so we need at least 2 samples. बट क्योंकि हमें हर टाइम इंटरवल पर मीन और रेंज निकालना है तो हमें कम से कम 2 सैंपल तो लेने ही होंगे. प्लीज़ गो थ्रू दिस स्लाइड टू नो हाउ टू सेलेक्ट टाइम एंड टाइम इंटरवल. कृपया एक बार इस स्लाइड को देख लीजिए जिससे हमें टाइम और टाइम इंटरवल को सेलेक्ट करने की जानकारी मिलती है. आई एम गिविंग यू सम हिंट्स अबाउट हाउ टू सेलेक्ट टाइम और टाइम इंटरवल. मैं आपको कुछ टाइम और टाइम इंटरवल को सेलेक्ट करने के हिंट दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन एट द टाइम ऑफ शिफ्ट चेंज, टी और लंच टाइम. सो इफ द प्रोडक्शन रेट इज वेरी फास्ट विच कैन जनरेट 5 सैंपल्स विद इन 10 to 15 minutes, ideally we should take the reading of key CTQ variable parameter आफ्टर 2 hours. मैं आपको टाइम या टाइम इंटरवल को सेलेक्ट करने के कुछ हिंट दे रहा हूँ. मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें शिफ्ट चेंज के वक्त, चाय के वक्त या लंच के टाइम पर वेरिएशन आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है. और अगर मान लीजिए उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन रेट काफ़ी फास्ट है और 5 पीस करीब 10-15 मिनट में बन जाते हैं, तो ये टाइम इंटरवल 2-2 घंटे के अंतराल पर हो सकता है. But if our production rate is slow, then time interval can be even shift wise or day wise. और अगर हमारी प्रोडक्शन रेट स्लो है तो ये टाइम इंटरवल शिफ्ट वाइज हो सकता है या डे वाइज भी हो सकता है. And if our production rate is so slow that it hardly produces or delivers 2 to 3 pieces every day, or production or delivery is not continuous,
or to check the parameter of even one sample, very high cost is involved, then it is better to use XMR chart, that is individual reading moving range chart, instead of X bar R chart. I will explain XMR chart just after finishing the X bar R chart. और अगर हमारी प्रोडक्शन रेट इतनी स्लो है कि हम एक शिफ्ट में 2 या 3 प्रोडक्ट बना पाते हैं या डिलीवर कर पाते हैं, या हमारी प्रोडक्शन या डिलीवरी कंसिस्टेंट नहीं है, और या एक सैंपल को टेस्ट करने में ही हमारी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पर हम एक्स बार आर चार्ट की जगह XMR चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। XMR चार्ट की चर्चा मैं एक्स बार आर चार्ट के जस्ट बाद करूँगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम इंटरवल selected where the production rate is fast. Timing in this case can vary by plus minus 15 minutes. ये उदाहरण जहाँ प्रोडक्शन रेट फास्ट होती है उससे संबंधित टाइम इंटरवल को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें टाइम का वेरिएशन प्लस माइनस 15 मिनट्स हो सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम इंटरवल वेयर द प्रोडक्शन रेट इज स्लो and production runs in only 2 shifts. If the production is very slow, the timing can be 11 AM on each day plus minus 2 hours. ये उदाहरण उस टाइम इंटरवल को दर्शा रहा है जिसमें कि प्रोडक्शन रेट स्लो है और प्रोडक्शन सिर्फ 2 शिफ्टों में होती है। अगर प्रोडक्शन रेट इससे भी स्लो है तो ये टाइम इंटरवल सुबह 11 बजे प्रतिदिन हो सकता है, जिसमें प्लस माइनस 2 घंटे का वेरिएशन दिया जा सकता है। The next question is how to select the sample size, that is x1, x2, so on. This is being explained in this slide. अगला क्वेश्चन ये आता है कि सैंपल साइज को कैसे सेलेक्ट करें, x1, x2, so on को कैसे सेलेक्ट करें। इसको मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताया है। It is important to note that in X bar R chart we need minimum 2 samples because mean and range cannot be calculated with 1 sample. As a practice, generally we take 5 samples, but if 5 samples are not possible, then we should take minimum 3 samples to capture the adequate variation. एक बात और महत्वपूर्ण है यह बताना कि एक्स बार आर चार्ट में हमें कम से कम 2 सैंपल चाहिए, क्योंकि एक सैंपल से हम मीन और रेंज नहीं निकाल सकते। एज ए प्रैक्टिस जनरली हम 5 सैंपल लेते हैं, लेकिन अगर 5 सैंपल लेना संभव नहीं है तो कम से कम 3 सैंपल्स लेने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, ताकि वेरिएशन को एडिक्वेटली कैप्चर किया जा सके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, दैट इज नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स। दिस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दीज 2 स्लाइड्स। और लास्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स को कैसे सेलेक्ट करें, यानी कि नंबर ऑफ टाइम इंटरवल को कैसे सेलेक्ट करें। तो इसका आंसर मैं इन 2 स्लाइड के द्वारा आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कलेक्ट डाटा एवरी 2 hours and if the production or delivery runs in 3 shifts, number of subgroup should be around 20 to 25 so that variation in each shift is captured twice. That is, repeatability of process is being captured. मान लीजिए हम हर 2 घंटे बाद रीडिंग लेते हैं, और अगर मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन या डिलीवरी 3 शिफ्ट में होता है तो नंबर ऑफ सब ग्रुप करीब 20 से 25 होने चाहिए, ताकि हर शिफ्ट का वेरिएशन 2 बार कैप्चर हो जाए। इसका मतलब प्रोसेस की रिपीटेबिलिटी कैप्चर हो रही है। और मान लीजिए प्रोडक्शन या डिलीवरी 2 शिफ्ट में होती है और दोनों शिफ्ट 8-8 घंटे की हैं, तो 16 से 24 सब ग्रुप सफिशिएंट हैं। फॉर 2 शिफ्ट into 8 hours working, 16 to 24 subgroups are sufficient. These numbers of subgroup will make the stability calculation and its estimates reliable. This is an example of subgroup selection where the production rate is very fast. Cycle time is approximately 3 minutes. In this, 22 subgroups are planned so that each shift is repeated थ्राइस। ये उदाहरण सब ग्रुप सिलेक्शन के बारे में है जिसमें कि प्रोडक्शन रेट फास्ट है और साइकिल टाइम करीब 3 मिनट का है। इसमें 22 सब ग्रुप को प्लान किया गया है
ताकि हर शिफ्ट 3 बार रिपीट कर जाए. And this is an example where the production rate is slow and production runs in 2 shifts. In this case, only 12 subgroups are planned so that time to time variation of the whole week is captured. This is very good subgroup size to establish or study stability. ये उस सबग्रुप सिलेक्शन का एक उदाहरण है जिसमें कि प्रोडक्शन रेट स्लो है और प्रोडक्शन 2 शिफ्टों में होती है. यहाँ पर सिर्फ 12 सब ग्रुप को प्लान किया गया है ताकि पूरे वीक का टाइम टू टाइम वेरिएशन कैप्चर हो जाए. ये 12 सब ग्रुप इस केस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट हैं और इसको एक अच्छा सब ग्रुप साइज माना जाएगा स्टेबिलिटी को स्टडी और स्टेब्लिश करने के लिए. सो व्हाट इज़ अवर लर्निंग अबाउट मेकिंग अ वेरिएबल कंट्रोल चार्ट. तो हमारी वेरिएबल कंट्रोल चार्ट को बनाने की क्या लर्निंग अभी तक की रही. फर्स्ट, it is not necessary to take the readings every 1 or 2 hours. It depends on the production rate, continuity of work, and the cost involved to check the parameter of even one sample. पहली लर्निंग तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद रीडिंग लें. रीडिंग कब ली जाएंगी ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन रेट क्या है, वर्क की कंटिन्यूटी कैसी है और उस पैरामीटर का सिर्फ एक सैंपल को चेक करने की कितनी कॉस्ट लगती है. इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी टू टेक मिनिमम 25 सब ग्रुप्स फॉर इनिशियल स्टडी. और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनिशियल स्टडी के लिए 25 सब ग्रुप को ले ही लें. नंबर ऑफ सब ग्रुप्स शुड कैप्चर ऑल पॉसिबल नॉर्मल वेरिएशन कवरिंग ऑल शिफ्ट ट्वाइस और मैक्सिमम थ्राइस is more than sufficient in case of fast production. और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इनिशियल स्टडी में 25 सब ग्रुप ले ही लें. नंबर ऑफ सब ग्रुप इस हिसाब से लेने चाहिए कि वो प्रोसेस की नॉर्मल वेरिएशन को कवर कर सके. फास्ट प्रोडक्शन के केस में अगर हर शिफ्ट 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कवर हो जाए उस सब ग्रुप साइज के अंदर तो इतना सब ग्रुप का नंबर सफिशिएंट है. It is not necessary to take 5 samples, that is n is equal to 5 for x bar R chart. Sample size 2 should be avoided, and for a stable process, sample size that is n is equal to 3 can be considered. And sample size above 5 is unnecessary. अगली लर्निंग ये मिली हमें कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम x bar R चार्ट के लिए सैम्पल साइज यानी n 5 ही ले. सैंपल साइज 2 को अवॉइड करना चाहिए और अगर स्टेबल प्रोसेस है तो सैंपल साइज यानी n इज इक्वल टू 3 को भी लिया जा सकता है और सैंपल साइज 5 से ज़्यादा अननेसेसरी है. हैंस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक मिनिमम 125 रीडिंग्स फॉर इनिशियल स्टडी इन अ x bar R chart because 25 subgroups are not compulsory and sample size 5 is also not compulsory. तो निष्कर्ष ये निकला ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम x bar R चार्ट में कम से कम 125 रीडिंग ले ही लें क्योंकि सब ग्रुप 25 ज़रूरी नहीं है और सैंपल साइज 5 भी ज़रूरी नहीं है. Our aim is to give the best fundamental knowledge be it any topic. I hope all of our modules were very useful to build your fundamentals strong. हमारी कोशिश है कि हम आपको वर्ल्ड क्लास बेस्ट फंडामेंटल नॉलेज दें और मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमारे रिलीज़ किए गए सभी मॉड्यूल्स ने आपकी फंडामेंटल नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी की होगी. फोर्थ स्टेप इज़ टू कलेक्ट द डेटा इन द डेटा शीट and record all the significant changes vis-a-vis their timing. चौथा स्टेप ये है कि हम डाटा टेबल के अंदर ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे और डाटा को कलेक्ट करेंगे और साथ साथ हम प्रोसेस में होने वाले सिग्निफिकेंट चेंज को भी रिकॉर्ड करेंगे. एग्जाम्पल शोन इन दिस स्लाइड इज़ फॉर की CTQ डायमीटर 20 ± 0.2 mm. जो एग्जाम्पल मैंने इस स्लाइड में प्रस्तुत किया है वो की CTQ पैरामीटर 20 ± 0.2 mm का किया है. ऑन योर स्क्रीन आई एम डिस्प्लेइंग द पेज 2 of 2 of control chart which is a recommended format
for recording of critical changes. This format is also called as process log sheet. मैं आपकी स्क्रीन पर कंट्रोल चार्ट का पेज 2 ऑफ 2 का फॉर्मेट प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि क्रिटिकल चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकमेंडेड फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को हम प्रोसेस लॉग शीट भी कहते हैं. कैप्चरिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस in any control chart is very very important, but there is no standard format for process log sheet. Hence its format and change classification can be customized. किसी भी कंट्रोल चार्ट में सिग्निफिकेंट चेंज को रिकॉर्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रोसेस लॉग शीट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता. इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड कर सकते हैं. I generally laugh when I visit some world-class companies which implement control charts but don't record critical changes. कई बार जब मैं कुछ वर्ल्ड क्लास कंपनी में जाता हूँ जहाँ की कंट्रोल चार्ट बनाए जाते हैं तो मैं हंसता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्रिटिकल चेंजेस को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता. Why I laugh? Because in absence of process log sheet, the control chart is only a showcase paper. मैं हंसता क्यों हूँ? क्योंकि अगर प्रोसेस लॉग शीट नहीं बनाई जा रही है कंट्रोल चार्ट के साथ, तो कंट्रोल चार्ट एक शो केस पेपर ही है और कुछ नहीं. इन माई ओपिनियन, विदाउट द प्रोसेस लॉग शीट, कंट्रोल चार्ट शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स. मेरा अपना मानना है कि बिना प्रोसेस शीट के अगर कंट्रोल चार्ट बनाए जा रहे हैं तो ऐसे कंट्रोल चार्ट को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए. रिकॉर्डिंग ऑफ क्रिटिकल चेंजेस help us to analyze reason for assignable causes or a particular run or a trend. Critical change को रिकॉर्ड करना हमारे को assignable cause की एनालिसिस में मदद करता है, ट्रेंड एनालिसिस में मदद करता है, रन को एनालाइज करने में मदद करता है. Why process log sheet is important and why it is an integral part of a control chart will become clearer in subsequent slides. प्रोसेस लॉग शीट क्यों महत्वपूर्ण है और प्रोसेस लॉग शीट कंट्रोल चार्ट का अभिन्न हिस्सा कैसे है, ये आने वाली स्लाइड्स में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. दिस स्लाइड डेमोन्स्ट्रेट्स द फोर्थ स्टेप, दैट इज कलेक्टिंग डाटा एंड रिकॉर्डिंग ऑल सिग्निफिकेंट चेंजेस vis-a-vis their timing in a process log sheet. The fifth step is to calculate the mean and range of each column. पांचवा स्टेप ये है कि हम हर कॉलम का मीन यानी एवरेज और रेंज निकालेंगे. हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच कॉलम? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कॉलम देयर आर 5 रीडिंग्स: 19.93, 19.86, 19.86, 19.94 and 19.94. So we will add up all these readings, divide by 5. So the mean of the first column is 19.906. तो पहले कॉलम का मीन कैसे निकालेंगे? इसमें 5 रीडिंग्स हैं. एक है 19.93, 19.86, 19.86, 19.94 और 19.94. तो हम सभी पांचों की वैल्यू को जोड़ देंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे सैंपल 5 है. तो मीन पहले कॉलम का निकल कर आया 19.906. एंड द रेंज ऑफ फर्स्ट कॉलम विल बी व्हाट इज मैक्सिमम रीडिंग, which in first column is 19.94 and the minimum value is 19.86. So subtract maximum minus minimum is 0.08 mm. और पहले कॉलम का रेंज कैसे निकलेगा? आपका मैक्सिमम रीडिंग कितनी है? 19.94, मिनिमम है 19.86. तो पहले कॉलम का जो रेंज आई वो है 0.08. Like this you will calculate mean and range for all 22 columns. इसी तरह आप सभी 22 कॉलम्स का मीन और रेंज निकाल लेंगे. इन आवर एग्जाम्पल देर आर 22 कॉलम्स, दैट इज 22 सब ग्रुप्स. सो वी हैव 22 मीन्स, दैट इज एवरेजेस, एंड 22 रेंज. हमारे केस में क्योंकि 22 सब ग्रुप हैं, 22 कॉलम हैं, तो 22 मीन निकल कर आए और 22 ही रेंज निकल कर आए. सो द नेक्स्ट स्टेप इज फ्रॉम दीज मीन्स we will calculate mean of mean, that is x double bar. So how to calculate x double bar? Add up all the means, 22 means, divide by 22, that is number of subgroups.
And how to calculate R bar? Add up all the range, divide by number of subgroup, which in our case is 22. तो अगला स्टेप ये है कि हम मीन ऑफ मीन निकालेंगे, जिसको हम एक्स डबल बार कहते हैं. वो कैसे निकालेंगे? सभी 22 मीन्स को जोड़ देंगे और 22 से डिवाइड कर देंगे. 22 से क्यों डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स. और ऐसे ही हम आर बार निकालेंगे, सभी 22 रेंज को जोड़ देंगे और 22 से डिवाइड कर देंगे. In this example, mean of mean, that is x double bar, is 19.965 mm and the R bar is 0.1155 mm. इस उदाहरण में x डबल बार जो है वो है 19.965 mm और R बार जो है वो है 0.1155 mm. Sixth step is we will calculate the upper control limit and lower control limit for x bar chart. And the formula for upper control limit for x bar chart is x double bar, which we have already calculated, plus A2 is a constant, into R bar, which we have already calculated. And the formula of lower control limit is x double bar minus A2 R bar. तो छठा स्टेप ये है कि हम इसके बाद x बार चार्ट की अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे. अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है x डबल बार प्लस A2 R बार. x डबल बार हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, R बार हम निकाल चुके हैं, A2 एक कांस्टेंट है. और लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है x डबल बार माइनस A2 R बार. वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A2 इज फिक्स्ड विच डिपेंड्स ऑन द सैंपल साइज. In our case, sample size is 5, hence the value of A2 is 0.577. जो A2 कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो कि सैंपल साइज पर निर्भर करती है. क्योंकि हमारे केस में सैंपल साइज 5 है, इसलिए A2 कांस्टेंट की वैल्यू आई 0.577. So by putting the value of x double bar, R bar and constant A2 in the formula of upper control limit and lower control limit, the upper control limit for x bar chart is 20.032 mm and the lower control limit is 19.898 mm. तो जब हमने x डबल बार, R बार और A2 कांस्टेंट की वैल्यू को अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के फॉर्मूला में रखा, तो अपर कंट्रोल लिमिट जो x बार की निकल के आई वो आई 20.032 mm और लोअर कंट्रोल लिमिट निकल कर आई 19.898 mm. As per the central limit theorem, since x bar represent the distribution of mean, hence we can consider upper control limit of x bar chart as plus 3 sigma limit and the lower control limit of x bar chart as minus 3 sigma limits. क्योंकि x bar chart में हम मीन को प्लॉट करते हैं, इसलिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अनुसार हम अपर कंट्रोल लिमिट जो एक्स बार चार्ट की निकल के आई है उसको प्लस 3 सिग्मा ले सकते हैं और जो लोअर कंट्रोल लिमिट निकल कर आई है एक्स बार चार्ट की उसको माइनस 3 सिग्मा कंसीडर कर सकते हैं. दिस स्लाइड इज ओनली एंड ओनली फॉर एकेडमिक नॉलेज विच डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मूला ऑफ कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ 3 सिग्मा. ये स्लाइड सिर्फ आपकी एकेडमिक नॉलेज के लिए है, जिसमें एक्स बार चार्ट की कंट्रोल लिमिट को 3 सिग्मा के आधार पर कैसे निकाला जाता है वो दर्शाया गया है. दिस स्लाइड ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ कांस्टेंट A2 इज डिराइव्ड फ्रॉम कांस्टेंट D2. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई रिकमेंड टू यूज A2 कांस्टेंट डायरेक्टली. ये स्लाइड इस चीज को भी प्रदर्शित कर रही है कि D2 कांस्टेंट से A2 कांस्टेंट को कैसे निकाला गया है. सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप A2 कांस्टेंट को डायरेक्टली ले लीजिए. 7th step, we have to calculate the control limits, that is upper control limit and lower control limit of range chart. 7वें स्टेप में हम रेंज चार्ट की अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करेंगे. द फॉर्मूला ऑफ अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ रेंज चार्ट इज D4 into R bar. And the formula of lower control limit of a range chart is D3 into R bar, where D3 and D4 are constant and R bar is the average range, which we have already calculated.
तो 7वें स्टेप में हम रेंज चार्ट की अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है D4 इंटू आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है D3 इंटू आर बार। आर बार ऑलरेडी हमें पता है, हमने निकाल लिया है। D4 और D3 कांस्टेंट है जो कि हमारी स्टैंडर्ड टेबल से सेलेक्ट किए जाएंगे। In our example, we have calculated range based on 5 samples. So the sample size is 5 and against that D4 value is 2.115 and the value of D3 is 0. हमने जो रेंज निकाली थी वो 5 के सैंपल्स के बेसिस पर निकाली थी, तो सैंपल साइज 5 के अगेंस्ट D4 की जो वैल्यू आ रही है वो है 2.115 और जो D3 की वैल्यू है वो 0. So the upper control limit for our process is 0.244 mm and the lower control limit is 0 because anything multiplied by 0 is 0. In fact, up to a sample size of 6, lower control limit for range chart is always 0. तो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट जो रेंज चार्ट की निकल के आई वो आई 0.244 mm और लोअर कंट्रोल लिमिट निकल कर आई 0. लोअर कंट्रोल लिमिट रेंज चार्ट की तो रट ही लीजिए क्योंकि सैंपल साइज 6 तक लोअर कंट्रोल लिमिट 0 होती है क्योंकि कांस्टेंट D3 की वैल्यू 6 सैंपल साइज तक 0 है. इन द 8th स्टेप वी विल ड्रॉ द कंट्रोल लिमिट्स बोथ फॉर X बार एंड R चार्ट which is being represented by dotted red lines and plot points from our study. No new point, only those points which were part of our study. 8th स्टेप में हम क्या करेंगे, कंट्रोल लिमिट X बार की और R की दोनों ड्रॉ कर देंगे और जो हमारे स्टडी के डाटा पॉइंट थे वो इसमें प्लॉट कर देंगे. कोई नया पॉइंट नहीं लेना है, वही जो स्टडी के पॉइंट्स थे वही लेने हैं. It is a standard practice to draw X bar chart always at the top. X bar चार्ट को हमेशा टॉप पर ही बनाना चाहिए और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. प्लॉटिंग ऑफ मीन लाइन that is X double bar in X bar chart is very important. But plotting of R bar line in R chart is not required. X double bar की लाइन यानी मीन ऑफ मीन की लाइन X बार चार्ट में बनाना जरूरी है, कंपलसरी है. बट R बार चार्ट की लाइन को R चार्ट में बनाना जरूरी नहीं है. सो वी हैव प्लॉटेड मीन इन द मीन चार्ट एंड रेंज इन द रेंज चार्ट. तो हमने क्या किया, मीन को मीन चार्ट में प्लॉट कर दिया और रेंज को रेंज चार्ट में प्लॉट किया. फॉर एग्जाम्पल आवर फर्स्ट मीन वॉज 19.906, so it will be the first point in mean chart and our first range is 0.08 mm, so this is our first point in the range chart. Like this we will plot all these points. तो हमारा पहला मीन जो निकल कर आया था वो था 19.906 जिसको हमने मीन चार्ट में प्लॉट कर दिया और जो पहली रेंज निकल के आई थी वो 0.08 mm थी, उसको हमने रेंज चार्ट में प्लॉट कर दिया. ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे. 9th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वी विल ड्रॉप दो सब ग्रुप्स फ्रॉम अवर डेटा विच आर आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स आइदर इन X बार चार्ट और R चार्ट और इन बोथ. 9th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डाटा पॉइंट्स में से वो सब ग्रुप मिले जो कि आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट चले गए, चाहे वो X बार चार्ट में गए हों, चाहे वो R चार्ट में गए हों या दोनों में गए हों, उन सब ग्रुप को हम ड्रॉप करेंगे. सो इन आवर केस द रीडिंग्स फ्रॉम 20th and 21st सब ग्रुप were found to be out of control in X bar chart. Hence, we will drop subgroup number 20 and 21 both. And we will recalculate the control limits again from the remaining subgroups. Please remember, no new readings. All previous readings except these two subgroups. हमारे केस में X बार R चार्ट में दो सबग्रुप की रीडिंग बाहर चली गई कंट्रोल लिमिट से, वो थे सब ग्रुप नंबर 20 और 21. तो हम इन दोनों सब ग्रुप की रीडिंग्स को ड्रॉप करेंगे और अब हम जो बचे हुए सब ग्रुप हैं
उनसे दोबारा से कंट्रोल लिमिट निकालेंगे। याद रखिएगा, कोई नई रीडिंग नहीं लेनी है, वही रीडिंग्स हैं, सिर्फ 2 सब ग्रुप को ड्रॉप किया गया है। सो बेस्ड ऑन रिमेनिंग सब ग्रुप, आवर मीन ऑफ मीन दैट इज x डबल बार is 19.965, r बार is 0.122। तो बचे हुए ग्रुप के आधार पर जो हमारा नया मीन ऑफ मीन मिला है वो है 19.965, r बार जो मिला है वो मिला है 0.122 mm। अपर कंट्रोल लिमिट फॉर x बार चार्ट is 20.035, the lower control limit for x bar chart is 19.895, upper control limit for range chart is 0.258 mm and lower control limit for range chart is 0. Ninth and 10th step are to be performed only when any subgroup data lies outside the control limit, either in x bar chart or r chart in both. 9th और 10th स्टेप को हम तभी परफॉर्म करेंगे जब हमें कोई सब ग्रुप का डाटा आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट में मिलता है, चाहे वो एक्स बार चार्ट में मिलता है, आर चार्ट में मिलता है या दोनों चार्ट में मिलता है, अन्यथा नहीं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड व्हाई आउट ऑफ कंट्रोल सब ग्रुप्स शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम इनिशियल स्टडी इन कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट की इनिशियल स्टडी में हमें आउट ऑफ कंट्रोल सब ग्रुप्स को क्यों ड्रॉप कर देना चाहिए, चलिए उस लॉजिक को समझते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट एज पर द सेंटर लिमिट थ्योरम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन दैट इज एवरेज ऑफ द सैंपल्स ऑफ अ पॉपुलेशन टेंड्स टू फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस एक्स बार चार्ट वर्क्स ऑन मीन, hence upper control limit for x bar chart can be considered as +3 sigma limit and the lower control limit of x bar chart can be considered as -3 sigma limit। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी पॉपुलेशंस में से लिए गए सैंपल्स के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसलिए एक्स बार चार्ट जिसमें मीन को प्लॉट किया जाता है उसकी अपर कंट्रोल लिमिट को हम +3 सिग्मा कंसीडर कर सकते हैं और लोअर कंट्रोल लिमिट को -3 सिग्मा कंसीडर कर सकते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टी के अनुसार +-3 सिग्मा के अंदर 99.73% पॉपुलेशन लाई करती है। इसलिए हमारे 99.73% सब ग्रुप जो हैं वो भी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर फॉल करने चाहिए, क्योंकि वही +-3 सिग्मा लिमिट्स हैं। What it means that since in a normal distribution curve 99.73% population lies within +-3 sigma limit, so if only common causes are present in our process, 99.73% of subgroups of x bar R chart should fall within upper control limit and lower control limit, especially in upper control limit and lower control limit for x bar chart. In short, if we are studying the stability of a process based on x bar R control chart on the basis of 20 to 25 subgroups, then all the subgroups should fall within the control limits, because 99.73% of 20 or 25 is 20 and 25 only. तो संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने प्रोसेस की स्टेबिलिटी को एक्स बार आर चार्ट के द्वारा स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं 20 या 25 सब ग्रुप के आधार पर, तो सारे के सारे सब ग्रुप को कंट्रोल लिमिट के अंदर फॉल करना चाहिए, क्योंकि 99.73% 20 का निकालो या 25 का निकालो वो 20 या 25 ही आएगा। सो दो सब ग्रुप्स रीडिंग्स ऑफ विच डू नॉट फॉल इन कंट्रोल लिमिट्स either in x bar chart or R chart are not the normal part of the process and hence should be dropped from the final calculations of control limits। वो सब ग्रुप्स जो कि कंट्रोल लिमिट के अंदर फॉल नहीं करते हैं, इसका मतलब वो प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट नहीं है, इसलिए उनको फाइनल कंट्रोल लिमिट की कैलकुलेशन से बाहर रख देना चाहिए। आफ्टर ड्रॉपिंग सब ग्रुप 20 and 21st and recalculating the control limit, this slide demonstrates that all the subgroup now falls within the
recalculated control limits. सब ग्रुप 20 और 21 को ड्रॉप करने के बाद जब हमने कंट्रोल लिमिट को रिकैलकुलेट किया तो ये स्लाइड ये बता रही है हमें कि जो रिमेनिंग सब ग्रुप हैं वो रिकैलकुलेटेड कंट्रोल लिमिट के अंदर फॉल कर रहे हैं. एज पर मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल बुक्स 20% subgroups can be dropped either in first go or in multiple go. 20% of 25 subgroup is 5. So maximum 5 subgroups can be dropped if subgroups are 25 and 4 subgroups can be dropped if number of subgroups are 20. अधिकतर स्टैटिस्टिकल बुक्स ये रिकमेंड करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20% सब ग्रुप को ड्रॉप किया जा सकता है. तो अगर हम 25 सब ग्रुप लेते हैं तो उसका 20% हुआ 5, यानी कि 25 में से 5 सब ग्रुप को ड्रॉप किया जा सकता है. और अगर हमारे सब ग्रुप 20 हैं तो उसका 20% हुआ 4 सब ग्रुप. बट इन ओनली अ फ्यू हैंडफुल बुक्स इट इज गाइडेड दैट वी शुड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द रीजंस of out of control subgroup in initial stability study, and they should be also investigated so as to avoid the same cause again. बट कुछ ही बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमें सब ग्रुप को ड्रॉप करने के अलावा उनको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए कि उनके आने के पीछे क्या कारण है, ताकि उन कारणों को हम आगे आने से रोक सकें. Some practical tips from my side. मेरी तरफ से कुछ practical tips. If we have to drop one subgroup because of out of control, but even after dropping the subgroup, we could not find the reason, it's okay. Just drop the subgroup. अगर हमें एक subgroup को out of control की वजह से ड्रॉप करना पड़ा, बट हमें उसके रीज़न नहीं मिले, कोई बात नहीं, उसको ड्रॉप कर दीजिए, इट्स ओके. If the readings of a particular subgroup lie very near to the boundary, for example, x bar value of a particular subgroup is 19.036 against the upper control limit of 19.035, such groups may not be dropped. But if such numbers are only 5 to 10%. मान लीजिए हमें कोई सब ग्रुप की रीडिंग जो है वो बाउंड्री लाइन पे मिलती है. फॉर एग्जांपल किसी सब ग्रुप का जो एक्स बार है वो 19.036 है और अपर कंट्रोल लिमिट 19.035 mm है. तो ऐसे सब ग्रुप को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे केसेस 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. सिंस द एम ऑफ सिक्स सिग्मा इज प्रोसेस कैपेबिलिटी नॉट ओनली द स्टेबिलिटी, हैंस वी शुड ट्राई टू फाइंड the reasons of dropping any subgroup so that these reasons can be taken care of once the process is implemented after the initial studies, or the process is handed over to the actual user after the initial studies. Here the sheet 2 of 2 of control chart, that is process log sheet, will help us. क्योंकि सिक्स सिग्मा का बड़ा एम कैपेबिलिटी को मीट करना है, ना कि सिर्फ स्टेबिलिटी को देखना है, तो इसलिए अगर कोई सब ग्रुप ड्रॉप होता है तो हमें उसके रीज़न्स को भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उन रीज़न्स को जब हम इनिशियल स्टडी कर लेते हैं और प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं उससे पहले टेक केयर किया जा सके, या जब हम प्रोसेस को हैंड ओवर करेंगे इनिशियल स्टडी के बाद तो उन रीज़न्स को टेक केयर किया जा सके. यहाँ पर हमें कंट्रोल चार्ट की शीट 2 of 2 यानी कि प्रोसेस लॉग शीट हेल्प करेगी. हैंस प्रोसेस लॉग शीट ऑफ कंट्रोल चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट इट कंट्रोल चार्ट शुड नेवर बी इम्प्लीमेंटेड. क्योंकि प्रोसेस लॉग शीट कंट्रोल चार्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए प्रोसेस लॉग शीट के बिना कंट्रोल चार्ट को कभी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए. This slide demonstrates how recording in a process log sheet helped us to find the reason behind dropping of subgroup 20 and 21. ये स्लाइड ये दर्शाती है कि कैसे प्रोसेस लॉग शीट ने हमें ये मदद की कि 20 और 21 सब ग्रुप के
ड्रॉप करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं या क्या कारण रहे। Process log sheet gave us the learning that at the time of introducing a new tool, setting is important. But if old tool is used, again, setting must be brought to its original position. इस प्रोसेस लॉग शीट ने हमें ये लर्निंग दी कि अगर नया टूल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें पुराने टूल को वापस यूज़ करना है तो सेटिंग को पुरानी अवस्था में वापस लाना होगा। दिस लर्निंग ऑल्सो हेल्प्ड अस टू गिव अ डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग टू द यूजर who will now use the control chart so as to avoid such cases in future and make our process more capable with stability. इस प्रोसेस लॉग शीट ने हमें यूज़र को इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देने में भी मदद की, क्योंकि आगे यूज़र ने ही कंट्रोल चार्ट को यूज़ करना है और इस इंस्ट्रक्शन से ये फ़ायदा होगा कि हमारा प्रोसेस ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा स्टेबल रहेगा। This slide demonstrates why more subgroups should be taken so that the condition of percentage population within plus minus 2 sigma and plus minus 3 sigma limits can be verified so as to confirm the normal distribution of our data. हमारा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना भी ज़रूरी है कि हमारे डाटा में प्लस माइनस 2 सिग्मा और प्लस माइनस 3 सिग्मा के बीच में कितनी पॉपुलेशन लाई करती है। ये स्लाइड इसी कंसेप्ट को बताती है और ये बताती है कि हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप ज़्यादा क्यों लेने चाहिए। रफली इन बिटवीन प्लस माइनस 2 सिग्मा लिमिट एंड प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट 4.3% population lies if it is a perfect normal distribution curve. 4.3% of 20 subgroup is nearly 1. So if the number of subgroups are less than 20, we cannot verify this condition. Hence, minimum 20 subgroups are recommended. अगर हमारा डाटा परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो रफली प्लस माइनस 2 सिग्मा और प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट के अंदर 4.3% पॉपुलेशन होती है। अगर 20 सब ग्रुप हम लेते हैं तो उसका 4.3% करीब 1 सब ग्रुप आता है, और अगर हमारे सब ग्रुप 20 से कम होंगे तो हम इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्स बार आर चार्ट में मिनिमम 20 सब ग्रुप्स को रिकमेंड किया जाता है। माई गाइडलाइन in this case is that in all practical scenarios 0 to 20% subgroups within plus minus 2 sigma and plus minus 3 sigma limits should be acceptable, and if there are more than 20% subgroups lies within plus minus 2 sigma and plus minus 3 sigma limits, then it should be investigated and control limits should be recalculated, dropping such subgroups. मेरी इस केस में एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन है और वो ये है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर 0 से लेकर 20% सब ग्रुप प्लस माइनस 2 सिग्मा और प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट्स के बीच में फॉल करते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, ड्रॉप मत कीजिएगा। बट अगर 20% से ज़्यादा ऐसे सब ग्रुप मिलते हैं तो आप इन सब ग्रुप को ड्रॉप कीजिए, उनके रीजंस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, कंट्रोल लिमिट्स को रिकैलकुलेट कीजिए। Till this point, the main purpose of control chart was initial study of our process so as to analyze and or establish the stability of our process with or without the capability. इस पॉइंट तक कंट्रोल चार्ट का मुख्य उद्देश्य इनिशियल स्टडी के द्वारा प्रोसेस की स्टेबिलिटी को एनालाइज करना और उसको एस्टेब्लिश करना रहा है, चाहे वो स्टेबिलिटी कैपेबिलिटी के साथ हो या बिना कैपेबिलिटी के साथ हो। दिस इनिशियल स्टडी शुड बी कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ओनर एंड और प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम एंड नॉट जनरली बाय दोज हुज जॉब इज टू प्रोड्यूस और डिलीवर। अभी तक जो इनिशियल स्टडी हमने की है वो प्रोसेस ओनर या प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम को करनी चाहिए, ना कि उन लोगों को जिनका काम प्रोड्यूस करना या डिलीवर करना है। Whatever steps of control chart
I have discussed till now are the part of initial studies before implementing the control limits. मैंने अभी तक जितने भी स्टेप्स कंट्रोल चार्ट के आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सब इनिशियल स्टडी का हिस्सा हैं और कंट्रोल लिमिट को लगाने से पहले करने चाहिए. Those who are responsible to produce or deliver will be handed over an established stable process with proven control limits which they have to obey. तो जो लोग प्रोड्यूस करते हैं या डिलीवर करते हैं उनको तो स्टेब्लिश्ड प्रोसेस विद प्रूवन कंट्रोल लिमिट के साथ हैंडओवर किया जाएगा और उनका काम है कि उन कंट्रोल लिमिट जो कि प्रूवन कंट्रोल लिमिट्स हैं उनके अंदर चलना. सो इट लीड्स अस टू द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल चार्ट, दैट इज हैंडओवर ऑफ द प्रोसेस. हैंडओवर ऑफ द प्रोसेस मीन्स with established proven control limits. तो ये हमें ऑटोमेटिकली कंट्रोल चार्ट के लास्ट स्टेप की तरफ ले जाता है और वो ये है कि हम प्रोसेस को हैंड ओवर करेंगे. जब हम प्रोसेस को हैंड ओवर करेंगे मतलब established स्टेबल प्रोसेस को हैंड ओवर करेंगे कंट्रोल लिमिट के साथ. I shall continue this discussion in part 2 of this module. I will try to release part 2 within 10 days. Topics of part 2 has been displayed on your screen. इस चर्चा को मैं इस मॉड्यूल के पार्ट 2 में जारी रखूँगा. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पार्ट 2 10 दिनों के अंदर रिलीज़ कर दूँ. पार्ट 2 के टॉपिक्स को मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया है. फॉर फुल नॉलेज ऑफ कंट्रोल चार्ट यू मस्ट ऑल्सो वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस मॉड्यूल. कंट्रोल चार्ट की पूरी नॉलेज लेने के लिए आपको इस मॉड्यूल का पार्ट 2 भी अवश्य देखना चाहिए. But don't leave and watch till end to know about how you can obtain Six Sigma or Lean Six Sigma Black Belt, Green Belt or Yellow Belt certificate through us. This information is being given at the end of this video. अभी जाइएगा नहीं, इस वीडियो को ये जानने के लिए अंत तक देखिए कि आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट या ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं. इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने इस वीडियो के अंत में दी हुई है. लेट मी क्विकली टेल अबाउट माई सेल्फ. जल्दी से अपने बारे में बता दूं. आई एम पंकज अग्रवाल. आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेटर, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवाइजर एंड लाइफ कोच. आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर ऑन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट एंड सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट. द नेम ऑफ माई कंपनी इज सिंपली ध्रुव. Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Agarwal, where simply means to make things simple and Dhruv is the name of my son. I have also written a book on problem solving which I have not published for market yet. You can visit us on our website www.simplydhruv.in. If you have any query, you can drop your query in the comment box of this video or you can message me that query on my WhatsApp number. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं. इफ यू डोंट वांट टू मिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट मॉड्यूल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो नाउ. अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें. आई हैव ऑल्सो मेड वेरी यूजफुल एंड पावरफुल वीडियो ऑन बिहेवियरल सब्जेक्ट. मैंने बिहेवियरल और मोटिवेशनल सब्जेक्ट पर भी बहुत पावरफुल वीडियो बनाए हैं. आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो and this video was very useful to you. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम का होगा. If you wish to watch my previous videos and upcoming videos, please don't forget to like and subscribe this video. अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं और भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. फिर मिलेंगे.